ये जो क्वेश्चन दी गई है ये एमएमडी एग्जाम में 10 नवंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर में था। The question says area of the indicator diagram taken of one cylinder of a 6-cylinder 4-stroke engine was 500 millimeter square. Length of the diagram is 100 millimeter. The indicator spring constant is 1 millimeter is equal to 2 bar. So the diameter of the cylinders is 300 millimeter. Stroke is 620 millimeter and rotational speed is 10 revolutions per second. Calculate the indicated power of the engine assuming that all cylinders develop equal power. तो पहले क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्रोक क्या है? देखिए, पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर और नीचे ट्रैवल करता रहता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ये। तो ये जब ऊपर में इसका एक टॉप पोजीशन होगा जहां तक वो पहुंचेगा, और निचले वाले स्ट्रोक में वो नीचे तक वो एक बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा जहां तक वो पहुंच सकता है। वहां के बाद फिर वो ऊपर जाना शुरू होगा, वहां टॉप पे भी, टॉप से फिर वो रिटर्न होगा, फिर नीचे की ओर आएगा। तो जब से पिस्टन का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है सिलेंडर में, दैट इज कॉल्ड टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। उसे हम लोग टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। और पिस्टन का जो लाइनर में बॉटम मोस्ट पोजीशन जहां तक वो ट्रेवल करता है उसे बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। इसका नाम बॉटम डेड सेंटर दिया गया है। पिस्टन समझिए ये टॉप डेड सेंटर है, यहाँ पे लाइनर में सबसे ऊपर तक पहुंचा, और ये बॉटम डेड सेंटर है जहां तक पिस्टन नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जो है ना, टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, इसको हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। ये जो है आपका, दिस इज योर स्ट्रोक लेंथ। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को स्ट्रोक लेंथ बोला जाता है, जो आपके क्वेश्चन में 620 mm दिया हुआ है। पिस्टन के ट्रेवल को टीडीसी टू बीडीसी 1 स्ट्रोक, बीडीसी टू टीडीसी 1 स्ट्रोक। तो अब ये इंजन 4 स्ट्रोक की बात हो रही है। तो 4 स्ट्रोक का मतलब क्या है कि टीडीसी से बीडीसी पे आया पिस्टन, एक स्ट्रोक हुआ, बीडीसी से टीडीसी पे गया, दूसरा स्ट्रोक हो गया, टीडीसी से फिर बीडीसी पे आया, थर्ड स्ट्रोक हो गया, फिर बीडीसी से टीडीसी पे गया, फोर्थ स्ट्रोक हो गया। तो इस ढंग से 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है। मतलब उसमें 4 स्ट्रोक है। अब ये चारों स्ट्रोक का हम लोग डिकोड करते हैं। चारों स्ट्रोक कौन कौन सा है? फर्स्ट स्ट्रोक अगर टीडीसी टू बीडीसी आने को हम नाम देते हैं सक्शन स्ट्रोक है। एक सक्शन स्ट्रोक होता है। इसमें क्या होता है, पिस्टन आपका टीडीसी टू बीडीसी तक ट्रेवल करता है। सक्शन स्ट्रोक इसलिए नाम दिया गया है कि ये पिस्टन जब नीचे ट्रेवल कर रहा है तो एयर मैनिफोल्ड से हवा अपने अंदर शक कर रहा है, तो सिलेंडर में आपको हवा मिल गई, तो ये सक्शन स्ट्रोक हो गया। अब जब ये सक्शन स्ट्रोक में बीडीसी पे आ गया तो बीडीसी के नीचे जा नहीं सकता है, क्योंकि बॉटम मोस्ट पोजीशन तक से वो पिस्टन का बॉटम मोस्ट पोजीशन है जहां तक नीचे आ सकता है, तो वहां से वो फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। तो जब बीडीसी टू टीडीसी जा रहा है उस समय जो एयर सिलेंडर के अंदर है उसको पिस्टन कंप्रेस कर रहा है,
इसलिए इसका नाम जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक दिया गया है। अब ये टीडीसी पे आ गया पिस्टन। टीडीसी को जैसे ही क्रॉस करता है पिस्टन, तो फ्यूल जो उसमें इंजेक्ट किया हुआ सिलेंडर में वो बर्न हो जाता है। बर्न होने से कंबसन गैस जो बनता है उसमें सॉल्व काफी एक्सपेंशन होता है, बहुत तेजी से रैपिड एक्सपेंशन होता है। तो रैपिड एक्सपेंशन होने की वजह से प्रेशर सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो प्रेशर पूरा का पूरा पिस्टन पे काम करता है। तो पिस्टन पे फोर्स लगता है, मतलब वो जो कंबशन गैस है पिस्टन को पावर डिलीवर कर रहा है। तो तीसरा स्ट्रोक इसलिए बोला गया है कि ये पावर स्ट्रोक का नाम दिया गया, जिसमें टीडीसी टू बीडीसी पिस्टन ट्रेवल किया। अब ये बीडीसी पे पिस्टन आ गया है पावर स्ट्रोक में, तो वहां से जैसे ही वो बीडीसी से टीडीसी की ओर ऊपर जाता है, वो उस प्रोसेस में पिस्टन जो कंबशन गैस उसके अंदर है उसको एक्सपेल करता है। एक्सपेल करता है मीन्स एग्जॉस्ट करता है, बाहर निकाल देता है। तो उसको हम लोग एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन का 4 स्ट्रोक है। इस 4 स्ट्रोक में एक ही स्ट्रोक ऐसा है जिसमें इंजन को पावर मिल रहा है, दैट इज पावर स्ट्रोक में। इसलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन बोला गया है, क्योंकि 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। अगर ये 2 स्ट्रोक इंजन होता तो 2 स्ट्रोक में उसको एक पावर स्ट्रोक मिल जाता। अब आइए अब इस पे देखिए, जब टीडीसी टू बीडीसी आया एंड बीडीसी टू टीडीसी गया, तो इन दोनों को मिलाकर शाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि ये आपका क्रैंक शाफ्ट है। ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है वो आपका, ये जो येलो पार्ट है ये क्रैंक शाफ्ट है। ये पोर्शन इसका क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन। इस क्रैंक पिन से ये जो है आपका ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये लाइनर का स्पेस है, कंबशन स्पेस। ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, जो दो डंडी ऐसा दिख रहा है, दैट इज कनेक्टिंग रॉड है। तो जब ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो देखिए पिस्टन के साथ ये कनेक्टिंग रॉड अटैच है और क्रैंक पिन से अटैच है, तो ये पोर्शन भी नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो इसको ये रोटेट करेगा शाफ्ट को, क्योंकि शाफ्ट यहाँ पे ये सेंटर है, शाफ्ट का सेंटर लाइन है और ये वाला बियरिंग एरिया है। तो ये होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसी बियरिंग के अंदर इसको रखा हुआ है। तो आपका जब पिस्टन नीचे आता है तो ये आपकी रोटेशन होती है शाफ्ट की इस डायरेक्शन में। अब ये जब बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है, ये वाला पार्ट कनेक्टिंग रॉड का ये पार्ट जब बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आता है, उस समय पिस्टन सबसे निचली पोजीशन पे पहुंच जाता है, दैट इज बॉटम डेड सेंटर पे आ जाता है। अब वो बॉटम डेड से नीचे नहीं आ सकता है, लेकिन ये वाला जो क्रैंक शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपका रोटेट हो रहा है, तो ये जो बॉटम मोस्ट के बाद वो फिर इस तरफ जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा, तो पिस्टन को फिर ऊपर की ओर पुश करेगा, तो टीडीसी की तरफ जाएगा। तो इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन इसके रोटरी मोशन को में कन्वर्ट होता है। तब आप देखिए, अगर टीडीसी से स्टार्ट किया होगा फिर नीचे आया, तब जब बीडीसी पे आया तो ये वाला पार्ट एकदम नीचे मोस्ट पार्ट पे आ गया, फिर वो
ये रोटेशन में है तो इसको पुश किया, पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, शाफ्ट ऐसे रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में रोटेट कंटिन्यू करता रहेगा, तो पिस्टन आपका वो टीडीसी की तरफ मूव करेगा, और जब टीडीसी पे पहुंच गया तो उसी पोजीशन पे आपको इसका क्या हो गया, वी कैन से दैट इसका एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि टीडीसी से जब स्टार्ट किया, जब ये जो येलो पोर्शन है जब सीधा था तो ये पिस्टन टीडीसी पे था, वहां से स्टार्ट किया, ये मूव किया नीचे आया, फिर यहाँ से घूम करके वो ऐसे ऊपर पहुंच गया, तो 360 डिग्री से टर्न हो गया, तो 1 रिवॉल्यूशन हो गया। बट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी पे आना पड़ा और फिर बीडीसी से टीडीसी पे जाना पड़ा, तो इसलिए ये 1 रिवॉल्यूशन का पार्ट हो गया। ये भी मिलकर के एक 1 रिवॉल्यूशन हो गया, तो टोटल रिवॉल्यूशन 4 स्ट्रोक में कितना हुआ, 2 रिवॉल्यूशन। बस इस 2 रिवॉल्यूशन में पावर स्ट्रोक कितना मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है। 2 रिवॉल्यूशन में ऑफ द शाफ्ट पावर स्ट्रोक एक बार मिल रहा है। ठीक है, तो आइए अब इसे हम लोग अब इस डायग्राम को भी समझ लीजिए। यस, दिस इज योर इंडिकेटर डायग्राम। ये इंडिकेटर डायग्राम मिलता है, इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट हर इंडिविजुअल सिलेंडर पे लगाकर 1 बाय 1 हमें ये डायग्राम मिलता है। ये डायग्राम बेसिकली शो करता है कि इस एक्सिस पे प्रेशर है और इस एक्सिस पे वॉल्यूम है, बट ये डायग्राम ऑन पेपर है इसलिए इसका डायमेंशन लेंथ के टर्म में है, इसलिए इस डायग्राम और ये जो एरिया जो बताया जा रहा है ये 500 मिलीमीटर स्क्वायर, ये जो है आपकी ये जो एरिया है ना वो इनक्लोज्ड एरिया है, ये वाला पोर्शन। इन एरिया का सम है वो टोटल, जो इनक्लोज्ड एरिया है वो 500 मिलीमीटर स्क्वायर है, और ये जो लेंथ दी जा रही है आपको, जो 100 लेंथ ऑफ द डायग्राम, ये जो लेंथ ऑफ द डायग्राम है वो आपकी 100 मिलीमीटर है। तो हमें इसके लिए जो पावर का इक्वेशन, इंडिकेटेड पावर का जो इक्वेशन होता है, इंडिकेटेड पावर फॉर 1 सिलेंडर जो होता है, इंडिकेटेड पावर फॉर 1 सिलेंडर, उसको इस इक्वेशन से एक्सप्रेस, इसका इक्वेशन ये होता है P मीन इंटू L इंटू A इंटू N। अब आप ये देखो कि इस एरिया को, ये जो इनक्लोज्ड एरिया को अगर मैं इसके लेंथ से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे एक एवरेज प्रेशर मिल जाता है, P मीन प्रेशर मिल जाता है। अगर एरिया ऑफ द डायग्राम को उसके लेंथ ऑफ द डायग्राम से मैं डिवाइड करूंगा तो ये जो प्रेशर मिल रहा है वो एवरेज प्रेशर या पी मीन प्रेशर मिल जाता है। बट ये एरिया किस फॉर्म में है, वो मिलीमीटर स्क्वायर के टर्म में है, और लेंथ क्या है, मिलीमीटर के टर्म में है। तो ये जो पी मीन जो आपको मिल रहा है, मान लिया कि ये अगर एरिया बाई लेंथ आपको एक्स मिल रहा है तो एक्स मिलीमीटर आपको मिल रहा है। अब ये 1 मिलीमीटर, अब इसको प्रेशर बार में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 बार, तो ये आपका जो हो जाएगा 1 मिलीमीटर को बार से रिप्लेस कर देंगे तो 2x बार, तो ये आपको एवरेज प्रेशर मिल गई फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, एरिया ऑफ द डायग्राम एंड लेंथ ऑफ द डायग्राम से।
तो हमारे पास पी मीन मिल जाएगा। पी मीन को हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ द डायग्राम दैट इज 500 millimeter square divided by 100 लेंथ। तो ये मिलीमीटर के टर्म में आ जाएगा। अब इसको इस मिलीमीटर को के टर्म में पहले आप ले लीजिए। लेंथ कितना है, लेंथ आपका अब द स्ट्रोक इज 620 मिलीमीटर है, स्ट्रोक लेंथ है, दिस इज स्ट्रोक लेंथ। 620 डिवाइडेड बाई 1000 करके हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरिया कितना है, एरिया ऑफ द पिस्टन, तो जो डायमीटर सिलेंडर का है वही डायमीटर पिस्टन का भी होगा, क्योंकि पिस्टन के अंदर वो पैक्ड है, उसी के अंदर मूव कर रहा है। पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा, डी जहाँ उसकी डायमीटर हो गई, इनटू एन, एन इज योर रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। तो ये रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में अगर एक पावर स्ट्रोक होता तब तो ये इक्वेशन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये जो हम पावर लिख रहे हैं वो 2 स्ट्रोक इंजन के लिए है, तो हमें लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन के लिए चाहिए, तो इसे मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस होल चीज को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको ये 4 स्ट्रोक इंजन के लिए ये फॉर्मूला मिलेगा। अब हर का वैल्यू रख दीजिए। अब पी मीन निकालिए, 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। इंडिकेटेड पावर ऑफ वन सिलेंडर आपको आपने डाला, पी मीन डाला, लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करके डाला, एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, आरपीएस ये पर सेकंड में निकाल दिया इसको, ठीक है। तो ये जो आपको आउटपुट दिया वो आईपी ऑफ द वन सिलेंडर आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू, you are getting IP of one cylinder 219,214.286 वाट्स मिला। 1 वाट आपको पता होना चाहिए कि 1 वाट का जो डिफिनेशन है वो 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड है। ये 1 सिलेंडर के लिए आईपी इतना मिला। अब ये क्वेश्चन में दे रहा है कि अज्यूम कर लीजिए कि सारे सिलेंडर में इक्वल पावर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 6 सिलेंडर्स है, तो 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको टोटल पावर मिल जाएगा इंजन का आईपी। टोटल आईपी विल बी 6 इंटू दिस, अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो 1315.286 किलोवाट मिल गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए दे दिया गया कि सारे सिलेंडर में इक्वल पावर डेवलप हो रहा है, बट इन प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसा होता नहीं है, हर सिलेंडर का पावर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए उस केस में हर सिलेंडर पे इंडिकेटर डायग्राम, आप इंडिकेटर डायग्राम के लिए आप इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, इंडिकेटर डायग्राम मिल रहा है, इंडिकेटर डायग्राम और डायग्राम के लेंथ से आप डिवाइड करके हर सिलेंडर में इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए, इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हर इंडिविजुअल सिलेंडर का पावर आप निकाल लेते हैं और उसको सम कर देते हैं, तो टोटल पावर आपको इंजन का मिल जाता है। अब यूनिट के लिए
मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर बाई मिलीमीटर में था, राइट। तो इसको अगर सिर्फ इसको कंसिडर करें तो आपको क्या हो गया, ये 5 मिलीमीटर आ गया ऑफ द पी साइड, पी एक्सिस पे 5 मिलीमीटर, बट पी एक्सिस पे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 बार दिया हुआ है। तो इस मिलीमीटर को जब हटाएंगे, सॉरी, 1 मिलीमीटर को 2 बार से रिप्लेस कर देंगे तो हमें 10 बार मिल जाएगा। बट 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो एक बार को अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। तो इस वाले से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गया। यहाँ पे आपको 2 बार भी डालना पड़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पी मीन का मतलब है कि पी मीन जो लेंथ मिल, जो एरिया को डिवाइड करने पे विद द लेंथ ऑफ द डायग्राम जो मिलता है, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेशर आपको मिल जाती है। तो ये न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर में आ गया। ये वाला यूनिट मुझे मीटर स्क्वायर में आ गया। तो आपको अगर यूनिट को ही देखना है, ये मीटर में आ गया। एरिया को भी मैं मीटर में कन्वर्ट करके लूंगा तो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। अब ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड मीन सेकंड नीचे होगा। तो आप काट दीजिए इसको, तो क्या मिल रहा है आपको यूनिट, न्यूटन मीटर पर सेकंड, विच इज इक्वल टू वाट, 1 वाट। 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड इज 1 वाट। इसलिए आपके जो आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे वो वाट्स में मिल रहा है। 1000 से डिवाइड करके आपने किलोवाट में निकाल दिया और 6 सिलेंडर से तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला। So hopefully you understood the concept. For the write-up, you can go through this, which is on the left side of the board. जो राइटअप है यहाँ से आपको समझने में आसान हो जाएगी। ये जस्ट एक रफ कैलकुलेट, ये रफ मैंने किया है फॉर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। तो इन केस अगर कहीं प्रॉब्लम है समझने में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। But try to be very specific where you did not understand so that it will be easier for me, instead of telling the entire thing, to pick up the specific point where you have not understood and can elaborate. I can explain in detail about that. Thank you.